नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपनी आज एमसीक्यू सीरीज रहेगी, वो सीरीज नंबर यहाँ पे 58 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन ने 9,999 क्वेश्चंस का प्रक्रम चला रखा है, उसका पार्ट नंबर 58 रहेगा। साथ ही में दोस्तों, अपन ने मॉर्निंग सेशंस के अंदर यहाँ पे थ्योरी की क्लास लगा रखी है और बीच बीच में है वो अपन यहाँ पे बूस्टर डोज के रूप में भी क्लास ले रहे हैं। और यहाँ पे मंथली और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 15 दिन से भी अपन यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास भी अपन लगातार ले रहे हैं। तो सभी क्लासेज आप ले रहे हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हैं चैनल से जुड़े रहे। तो सभी दोस्त, क्लास को एक बार से शुरू करने से पहले शेयर और लाइक जरूर कर दें, फिर अपन लगातार क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। आज अपनी यहाँ पे 58 रहेगी सीरीज। उसमें देखे दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है। नलिका विहीन जिसे अपन डक्ट लेस के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे डक्ट लेस की बात कर रहे हैं। नलिका विहीन जो ग्रंथियां होती है वो यहाँ पे हार्मोन हार्मोन निकालती है दोस्तों, यहाँ पे ये अपने को यहाँ पे ध्यान देंगे। और जो डक्ट होती है वो यहाँ पे एंजाइम निकालती है जिनकी नलिका होती है। तो यहाँ पे लीवर, प्लिया, स्प्लीन, अग्नाशय और यहाँ पे थायराइड। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखा जाए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। थायराइड ग्रंथि है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्या रहेगी, डक्ट लेस रहेगी। साथ ही में पेनक्रियाज है वो डक्ट लेस भी है और इसमें डक्ट भी है, दोनों अग्नाशय है वो यहाँ पे अंतःस्रावी रहेगी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की यहाँ पे ग्रंथि रहती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही में जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है वो हार्मोन, सीधे हार्मोन रक्त में यहाँ पे स्रावित करती है, ये सीक्रेट करती है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य रूप से है वो किस बात पर अपन ध्यान देते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। विद्यालय की साफ सफाई, मिड डे मील प्रबंधन, सामाजिक सेवा कार्यक्रम या स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा, हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन है, उसके ऊपर अपन सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्लास को सभी दोस्त जुड़ जाते हैं, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे एक बार सभी दोस्त। तो फैक्ट वो अपने अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों में जीवन भर के लिए है वो अच्छा व्यवहार विकसित करती है। फिजिकल एजुकेशन है वो यहाँ पे क्या करती है, लॉन्ग टाइम लाइफ लिए है वो क्या करती है, हेल्थी हैबिट्स यहाँ पे डेवलप करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, कौन सा विटामिन कोशिकाओं को जोड़कर रखने में सहायक है। इनमें से कौन सा विटामिन है जो सेल्स को है वो यहाँ पे जोड़कर रखने का काम करता है, मेंटेन करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विटामिन है जो कोशिकाओं को जोड़कर रखता है। यानी जो कोशिका होती है, अपना शरीर है वो दोस्तों यहाँ पे असंख्य कोशिकाओं से यानी मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को जोड़कर रखने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा विटामिन रहेगा, विटामिन ए, डी, बी या कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, विटामिन ए जिसे अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसे अपन रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये है वो यहाँ पे जोड़कर रखता है। फैक्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे विटामिन ए ऊतकों की संरचना और सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे कोशिकाओं को तो जोड़कर रखता है, साथ ही में दोस्तों जो टिश्यू होते हैं इन टिश्यूज को क्या करता है, इनको यहाँ पे जोड़कर और साथ ही में मेंटेन करने का कार्य भी करता है, संरचना और सुरक्षा का कार्य भी करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मछली में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मछली है, इस मछली में कौन सा यहाँ पे न्यूट्रिशन पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओमेगा 3, विटामिन के, जिंक या फिर कॉपर। दोस्तों मछली होती है वो ध्यान रखना भरपूर मात्रा में है वो इसके अंदर है विटामिन क्या पाया जाता है, ओमेगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, अभी इसके अंदर है ओमेगा 3 है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय के लिए भी लाभदायक होता है। ओमेगा 3 है जो किसमें, मछली के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, किसमें लाभदायक, किसमें रहेगा, तो फैटी जो एसिड है हृदय है उसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि केरीज रोग का संबंध किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। केरीज रोग की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, केरीज रोग का संबंध किससे है।
मसूड़ों से, दांतों के अंदरूनी भाग से, दांतों की बाहरी परत से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये अपना दांत होता है, ये अपनी दांत होता है दोस्तों, यहाँ पे ये दांत की संरचना है। इसका ये 3 भाग होते हैं। ऊपर का है वो क्राउन, फिर यहाँ पे मध्य भाग, और लास्ट में यहाँ पे आरसीटीसी रूट कैनाल ट्रीटमेंट जड़ के नाम से जानते हैं, पल्प की भी बोलते हैं। तो जो दांत का सबसे बाहरी भाग है वो मजबूत, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, जिसे अपन किस नाम से बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनेमल, इसे अपन इनेमल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, दांत का बाहरी परत है, आउटर लेयर है, उससे संबंधित यानी इनेमल से संबंधित है वो यहाँ पे केरीज यहाँ पे रहता है। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट भी वो रहेगा कि केरीज दांतों की इनेमल परत को क्षति पहुंचाता है। किससे? इनेमल होती है जो दांत की बाहरी परत होती है दोस्तों, यहाँ पे इस दांत की बाहरी परत को है इन जो केरीज रोग है वो खत्म कर देता है, जिसे इनेमल है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा संस्थागत मनोरंजन का उदाहरण है। संस्थागत की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिक्रेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। संस्थागत मनोरंजन है वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। बिजनेस है, सिनेमा हॉल है, कॉलेज, हॉस्पिटल। तो संस्था के अंतर्गत मतलब संस्था के अंदर किया जाने वाला है यहाँ पे। और ये किस में किया जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो संगठन होते हैं दोस्तों, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तो संगठन से रिलेटेड रहता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहता है। सिनेमाघर है उससे रिलेटेड नहीं है, अस्पताल है। तो ध्यान रखना, जो इंट्रामोलर के तौर पर देखा जाए तो कॉलेज है यहाँ पे वो संस्थागत। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो संस्थागत मनोरंजन संगठनों द्वारा संचालित होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे एक सिनेमाघर कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है, ये भी अपने को ये हालांकि सिनेमाघर है वो मनोरंजन का साधन है, लेकिन ये संस्थागत मनोरंजन का साधन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन कहाँ किया जाता है। मनोरंजन गतिविधि रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती है, उनका आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। खुले मैदान, ओपन फील्ड, इंडोर एरिया, सिनेमा, या ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे दोस्तों मनोरंजन गतिविधियाँ है चाहे कोई सी भी हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इनका आयोजन कहाँ कर सकते हैं, तो खुले मैदान में भी कर सकते हैं, आंतरिक इंडोर एरिया में भी कर सकते हैं, चलचित्र सिनेमा भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से है वो अपन मनोरंजन एक्टिविटीज यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि मनोरंजन गतिविधियाँ इंडोर आउटडोर दोनों होती है, यानी इंडोर भी होती है रिक्रिएशनल एक्टिविटी, और यहाँ पे आउटडोर दोनों प्रकार से यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसका है। दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे सरप्लस एनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और जितने भी दोस्त जुड़ जाते हैं, सभी दोस्त जुड़ते ही सबसे पहले क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सरप्लस एनर्जी थ्योरी की बात कर रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर, कार्ल ग्रूस, वाटसन, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसे अपन स्पेंसर सीलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसे स्पेंसर सीलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, इसका फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, अतिरिक्त ऊर्जा खेल के माध्यम से खर्च होती है। जिस बच्चे के शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो किसके माध्यम से यहाँ पे यूज हुए थे, वो खेलों के माध्यम से खर्च होती है, और बच्चा है वो अपनी यहाँ पे शारीरिक शक्ति का उपयोग खेलों में करके है वो आसानी से थकान महसूस कर सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्राइड, स्पेंसर, जॉन डीवी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। सिगमंड फ्राइड के द्वारा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे अपन मनोसाइकोलॉजिकल सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया है कि फ्राइड ने मानव व्यवहार को मनोवैज्ञानिक रूप से समझाया है। मानव व्यवहार को किस रूप में, तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल है उस रूप से है उसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना कि खेल मैदान निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अपन जो ग्राउंड बनाते हैं उस प्ले ग्राउंड के लिए है, उस बनाते समय उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो अपन ग्राउंड बना रहे हैं मान लो ये, तो उसको बनाने में है किन बातों का ध्यान रखते हैं अपन, तो समतल है, लेवल सरफेस होनी चाहिए, बिल्कुल ही सही है।
जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम भी उसके अंदर होना चाहिए। बरसात के दिनों में पानी निकालने के उसमें के अंदर साइडों में क्या होनी चाहिए, नालियाँ होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम। और कंकड़ पत्थर रहित, फ्री फ्रॉम स्टोन, उसके अंदर किसी प्रकार की है वो समस्या नहीं रहनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ग्राउंड निर्माण के समय है अपने को सभी बातों का इनमें यहाँ पे याद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि सुरक्षित मैदान चोटों को कम करता है। जैसे ही ग्राउंड में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा मिलने का है वो यहाँ पे इंजरी नहीं होने के चांस यहाँ पे कम रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे, योग का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया। योग का शास्त्रीय विवेचन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। योग का शास्त्रीय विवेचन है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। महर्षि व्यास, गुरु गोरखनाथ, महर्षि पतंजलि या गुरु अरविंद। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे 11 के अंदर वो महर्षि पतंजलि है। वो ध्यान रखना है, योग का शास्त्रीय विवेचन है सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया और इसे है वो आधुनिक योग के क्या कहते हैं, जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो महर्षि पतंजलि है वो यहाँ पे योग का शास्त्रीय विवेचन किया। साथ ही में जिसमें पतंजलि ने योग सूत्र के रचयिता भी है। योग सूत्र जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, तो वो भी ध्यान रखना है, महर्षि पतंजलि यहाँ पे योग सूत्र के रचयिता रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, योग का अर्थ समाधि है, कथन किसका है। योग का अर्थ क्या है, समाधि है, और ये कथन किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया है वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। दोस्तों योग का अर्थ समाधि, और सब देखा जाए तो योग का दोस्तों यहाँ पे जो योग होता है इस योग का अंतिम लक्ष्य है वो भी क्या होता है, तो वो भी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे समाधि होती है। योग का अंतिम लक्ष्य, साधक का अंतिम लक्ष्य तो समाधि होती है। तो किसके द्वारा कहा गया है, स्वामी रामचरण, श्री कृष्ण, वेद व्यास, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वेद व्यास के द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे वेद व्यास के द्वारा क्या कहा गया है कि योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, समाधि यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, समाधि है, और ये कहा गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों कि मन के ज्ञान केंद्रों को जागृत करने वाला योग कौन सा है। मन के जो ज्ञान केंद्र है दोस्तों उनको जागृत करने वाला योग कौन सा रहेगा। राजयोग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग। मन के ज्ञान केंद्रों को जागृत करने वाला है, मन की आंतरिक भावनाओं को जागृत करने वाला योग। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। राजयोग है दोस्तों यहाँ पे वो मन के आंतरिक केंद्रों को जागृत करके है, स्वयं को क्या मानने वाला योग है, स्वयं को राजा मानने वाला यहाँ पे योग होता है। यह भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि राजयोग ध्यान और मन नियंत्रण पर आधारित है। राजयोग किन पे डिपेंड है, तो ध्यान और मन के नियंत्रण पर सबसे ज़्यादा डिपेंड यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि नेत्र विकारों में कौन सी शुद्धि क्रिया लाभदायक नहीं है। नहीं है पूछी गई है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। नेत्र विकारों में कौन सी शुद्धि क्रिया लाभदायक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। त्राटक, जलनेति, सूत्रनेति या फिर बस्ती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंखों की बात कर रहे हैं अपन, आंखों की यहाँ पे शुद्धि क्रिया के लिए कौन सी लाभदायक क्रिया नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे त्राटक ये आंखों के लिए लाभदायक होती है, जलनेति है वो यहाँ पे नाक और साथ ही में आंखों से रिलेटेड है, सूत्रनेति भी नाक और आंखों से रिलेटेड है, लेकिन बस्ती क्रिया है वो आमस्य से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी है वो इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट थोड़ा अलग है दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट थोड़ा अलग है, फैक्ट को ध्यान देखिए। त्राटक दृष्टि सुधार में सहायक होती है और त्राटक होती है, मैंने बताया त्राटक है, जलनेति है और सूत्रनेति है, ये आंख और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे नाक दोनों को रिलेटेड यहाँ पे रहती है। तो ये त्राटक क्रिया है वो आंखों से रिलेटेड यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा ये कि मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम है। मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम है दोस्तों यहाँ पे, प्राणायाम इज बेस्ट ऑफ डायबिटीज।
मधुमेह की बात कर रहे हैं दोस्तों, डायबिटीज अगर रोगी है तो उनके लिए कौन सा प्राणायाम यहाँ पे सबसे ज्यादा करना चाहिए? भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य वेदन या शीतली प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है, और सभी दोस्त क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक करने में कमी ना रखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा कि भस्त्रिका प्राणायाम है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो डायबिटीज है उन रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयोगी रहता है। डायबिटीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कौन से यहाँ पे, तो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी से है वो यहाँ पे डायबिटीज यहाँ पे हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो भस्त्रिका प्राणायाम रहेगा, साथ ही में जो प्राणायाम रक्त शर्करा संतुलन में ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य यहाँ पे सबसे ज्यादा भस्त्रिका प्राणायाम करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? ज्ञान के प्रकाश पर जो आवरण है वो किसके द्वारा हटाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 के अंदर दोस्तों अपनी जो ज्ञान है, बुद्धि है, सजगता है, अगर उसमें व्यक्ति यहाँ पे परेशानी महसूस करता है, जड़ मूर्खता रहता है, तो उस आवरण को हटाता कौन है? प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, आसन। कुल मिला के बात करें कि सबसे ज़्यादा है वो बुद्धि है वो किससे डेवलप हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्राणायाम से है वो डेली प्राणायाम करने से है वो यहाँ पे मस्तिष्क की क्रियाएं क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। इससे व्यक्ति के ज्ञान पर जो अगर कोई समस्या है वो यहाँ पे आसानी से हट जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी क्या दिया गया है कि प्राणायाम मन को शुद्ध कर ज्ञान को स्पष्ट करता है। प्राणायाम मन को स्पष्ट शुद्ध करता है और ज्ञान को क्या करता है? स्पष्ट करता है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि और सविवेक है वो आसानी से वो ले सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पद्मासन का अन्य नाम कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे पद्मासन है उसका अन्य नाम कौन सा है? पद्मासन कौन सा आसन है? सबसे पहले तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पद्मासन है वो ध्यानात्मक आसन होता है। ध्यानात्मक ध्यानात्मक आसन है, ध्यान की क्रिया वाला आसन है, तो चक्रासन है, स्वास्तिक आसन है, कमलासन है, शवासन है। शवासन होता है दोस्तों यहाँ पे वो कौन सा आसन? तो यहाँ पे रिलैक्स आसन है, यानी ये शरीर को रिलैक्स करता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कमलासन है उसे अपन पद्मासन के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट दिया गया दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट दिया गया है कि पद्मासन ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त आसन माना जाता है। पद्मासन है वो ध्यानात्मक आसन है, मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान का आसन है तो यह ध्यानात्मक आसन भी रहेगा, तो ये सबसे उपयुक्त यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि किस वर्ष प्रथम बार ओलंपिक झंडा फहराया गया था? प्रथम बार ओलंपिक ध्वज है वो फहराया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1928, 20, 24, 32। सबसे पहले ओलंपिक ध्वज 1913 बन के तैयार हो गया था दोस्तों यहाँ पे। 1914 है उसको मान्यता, और 1900 यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 20 के ओलंपिक, 1916 में यहाँ पे ओलंपिक नहीं हुआ था, लेकिन 1920 एंटवर्प ओलंपिक के अंदर है वो पहली बार है ओलंपिक ध्वज को यहाँ पे फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ध्वज में 5 रंग रिंग होते हैं, 5 रिंग जो 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो ओलंपिक ध्वज होता है दोस्तों यहाँ पे, ये ध्वज होता है इसमें कितनी रिंग होती है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर है वो यहाँ पे 5 रिंग होती है, जो क्या करती है? 5 महाद्वीपों 7 महाद्वीपों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट की किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? कूपर टेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, सहन शक्ति, सहन शक्ति या फिर शक्ति, लचीलापन। तो 12 मिनट दौड़ या कूपर टेस्ट की बात करें तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे एंडोरेंस को है वो सबसे। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों पे, एंडोरेंस को डेवलप यहाँ पे सबसे ज़्यादा करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? फैक्ट दिया गया है कि कूपर टेस्ट एरोबिक सहन शक्ति यानी ऑक्सीकृत एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरोबिक सहन शक्ति का मापन करता है और इसमें है वो सबसे ज़्यादा एंडोरेंस यहाँ पे डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों कि भारत की शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है?
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन करना है। भारत में करना है इसमें कि भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता है? एरिक रोबक, सीसी कोवेल, डी ओवरी टूफर या जेएफ विलियम्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 ऑप्शन नंबर है दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कि भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक है वो ध्यान रखना था दोस्तों यहाँ पे एस सी बक, हेरी क्रो बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। भारत में खेल आंदोलन का जनक किसे मानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे किसे एशियाई खेलों का जनक कौन रहेगा, तो एशियाई खेलों का जनक है जीडी सोंधी है जो भारत में है खेल आंदोलन का पिता यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट दिया गया है कि हेरी क्रोबक भारत में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। हेरी क्रोबक ने भारत में शारीरिक शिक्षा को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है, ये किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया है? बहुत बार पूछा जाता है, इजी भी रहेगा। स्वामी विवेकानंद, एच सी बक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये व्याख्या की गई है कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि किसकी जरूरत है, फुटबॉल के मैदानों की यहाँ पे आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि विवेकानंद ने शारीरिक शक्ति के महत्व पर जोर दिया था। शारीरिक शक्ति है यानी फिजिकल स्ट्रेंथ है, उस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया था, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन प्रत्येक नागरिक का क्या है, मूलभूत अधिकार है। ये किस संगठन की घोषणा पत्र का हिस्सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे आईओसी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, आईओए। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यूनेस्को के द्वारा है ये घोषणा पत्र जारी किया गया था कि प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे होती है। फैक्ट भी देखे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि यूनेस्को ने शारीरिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना है। मौलिक अधिकार माना है यूनेस्को ने, वो फिजिकल एजुकेशन को क्या माना है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल है, पे राइट माना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा जनसाधारण की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? जनसाधारण की शारीरिक क्षमता है फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए है, वो यहाँ पे सबसे अच्छा साधन या माध्यम कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्नेजियम का निर्माण करना चाहिए, आधुनिक उपकरण खरीदने चाहिए, शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करना चाहिए, या फिर आहार में सुधार यानी डाइट इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो जनसाधारण की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर किसी का अपने को क्या करना है, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करनी है, तो यहाँ पे पब्लिक के तौर पर देखें तो शारीरिक शिक्षा अनिवार्य यानी फिजिकल एजुकेशन है वो कंपलसरी यहाँ पे करनी चाहिए। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि अनिवार्य शारीरिक शिक्षा जन स्वास्थ्य में सुधार करती है। अनिवार्य की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन है वो क्या करती है, इंप्रूव पब्लिक फिटनेस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे करती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों शारीरिक शिक्षा को अकादमिक विषय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? फिजिकल एजुकेशन को है वो दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फिजिकल एजुकेशन एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। शारीरिक शिक्षा को अकादमिक विषय है, एकेडमिक सब्जेक्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमैनिटीज अप्रोच, या फिर खेल आधारित पाठ्यक्रम, प्ले बेस्ड, या फिर करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा को अकादमिक अगर विषय बनाना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे। उसके आधार पर ही अपन फिजिकल एजुकेशन को एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे मान्यता दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि वैज्ञानिक आधार से विषय की मान्यता बढ़ती है, यानी साइंटिफिक बेसिस पे स्ट्रेंथ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे होता है। वैज्ञानिक आधार से क्या होता है, विषय की यहाँ पे मान्यता बढ़ती है और उसे है वो एकेडमिक यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे माना जाता है।
नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों यहाँ पे कि बालक की मूल शक्तियों का प्रदान कारक उसका वंशानुक्रम है, ये किसका मत है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे बालक की मूल शक्तियाँ हैं, उन मूल शक्तियों का प्रदान कारक क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे वंशानुक्रम है। ये किसके द्वारा कहा गया है, चाइल्ड बेसिस एबिलिटीज आर मेनली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। कार्ल पियर्सन, गाल्टन, केटल या थोर्नडाइक। बालक की मूल शक्तियों की बात कर रहे हैं, प्रदान कारक वंशानुक्रम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गाल्टन के द्वारा है वो यहाँ पे ये मत दिया गया था, और गाल्टन है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे क्या है, गाल्टन ने वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण यहाँ पे सबसे ज्यादा माना था, ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, दांतों के परीक्षण से किस प्रकार की आयु ज्ञात की जाती है। दोस्तों अपन दांतों के आधार पर अपने मुंह के अंदर है वो यहाँ पे कितने दांत हैं मुंह के अंदर, इनका परीक्षण है करके अपन क्या कर सकते हैं, कौन एज का पता लगा सकते हैं। कौन सी एज रहेगी, क्रोनोलॉजिकल एज है, फिजियोलॉजिकल एज रहेगी, एनाटॉमिकल एज या फिर मेंटल एज। दांतों के आधार पर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर है वो दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर, एनाटॉमिकल यानी शरीर रचना। दोस्तों यहाँ पे शरीर रचना विज्ञान है एनाटॉमी के आधार पर, जिसमें अपन दांतों के आधार पर, हड्डियों की मांसपेशियों के आधार पर, इनके आधार पर है वो अपन क्या कर सकते हैं, एज का पता लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दांतों से शारीरिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का है उम्र यहाँ पे लगभग कितनी हो चुकी है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन कर्ज का निर्धारण किस यंत्र से होता है। ऑक्सीजन कर्ज की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, ऑक्सीजन डेप्थ की बात कर रहे हैं, उसका निर्धारण कौन से यंत्र से रहेगा। ऑक्सीजन कर्ज क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, ऑक्सीजन कर्ज वो होती है कि अपन क्रिया करने के बाद में शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो यहाँ पे विश्राम के दौरान है वो अपन एक्स्ट्रा यूज करके जो शरीर में लैक्टिक अम्ल बन रहा है उस लैक्टिक अम्ल को यहाँ पे हटाया जाता है। तो स्पायरोमीटर है यहाँ पे लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की वायु क्षमता मापता है। स्पिग्नोमीनोमीटर है वो बीपी ब्लड प्रेशर से संबंधित रहेगा। पेडोग्राफ वो पैरों की यहाँ पे फ्लेट फिट से संबंधित क्रिया मापता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाईसाइकिल अर्गोमीटर है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन कर्ज का निर्धारण यहाँ पे करता है। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट थोड़ा अलग दिया गया है, इससे रिलेटेड नहीं है। फैक्ट स्पायरोमीटर है वो यहाँ पे फेफड़ों की क्षमता लंग कैपेसिटी भी यहाँ पे मापता है। साथ ही में यहाँ पे बाईसाइकिल अर्गोमीटर यहाँ पे ऑक्सीजन डेप्थ का यहाँ पे मेजर करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रयास एवं त्रुटि विधि किससे संबंधित है। ट्रायल एंड एरर मेथड की बात कर रहे हैं अपन, वो किससे संबंधित रहेगी दोस्तों यहाँ पे, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, प्रिंसिपल, सिद्धांत, फैक्ट तथ्य, अधिगम सिद्धांत, ओब्लिक थ्योरी। तो दोस्तों प्राय प्रयास और जो त्रुटि विधि है चाहे सिद्धांत है वो अधिगम रिलेटेड थ्योरी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों फैक्ट भी वही दिया गया है कि ये अधिगम का एक सिद्धांत है, थ्योरी है, यानी ये लर्निंग थ्योरी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे देख कर या स्पर्श कर सीखना क्या कहलाता है। देखना दोस्तों यहाँ पे देख कर या फिर स्पर्श करके जो सीखना है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। दृश्यात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, करके सीखना या प्रत्यक्षात्मक सीखना। देखना भी है और उसको अपन छू भी सकते हैं, यानी उसको टच भी कर सकते हैं, और सी यानी देख भी सकते हैं, फिर अपन लर्निंग कर रहे हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रत्यात्मक, ध्यान रखना है, प्रत्यक्षात्मक सीखना जिसे अपन परसेप्चुअल लर्निंग के नाम से जानते हैं वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना है वो अधिगम प्रभावी करता है, इससे सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे बेहतर सीखा जा सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों कि आयुर्वेद अनुसार चंचल और सक्रिय व्यक्तित्व कौन सा होता है। आयुर्वेद की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है वो सबसे चंचल और यहाँ पे सक्रिय एक्टिवनेस व्यक्ति है वो कौन सा यहाँ पे रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वात प्रदान है वो व्यक्ति, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या रहेगा, एक्टिव और एनर्जेटिक यहाँ पे रहता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वात प्रकृति गतिशीलता से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे जो वात प्रकृति है वो किससे जुड़ी हुई है, तो वो गतिशीलता से यहाँ पे जुड़ी रहती है, एक्टिवनेस से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों कि मनोभाव की परिभाषा क्या है। मनोभाव की परिभाषा पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बतानी है। अनुभूति एंड फीलिंग, विचलन, डिस्टर्बेंस, या फिर फियरफुल फ्यूचर, या फिर स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मनोभाव की परिभाषा क्या रहने वाली है। मनोभाव में दोस्तों मन और शरीर दोनों, ध्यान रखना है, वो इसमें एक्टिव क्या करते हैं, सम्मिलित रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि विचलन, डिस्टर्बेंस है वो इस यहाँ पे मनोभाव की परिभाषा रहेगी। इसमें मन और शरीर है वो क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहते हैं तो वो यहाँ पे विचलन की स्थिति शरीर में यहाँ पे बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मनोभाव है वो यहाँ पे शरीर और मन दोनों से यहाँ पे संबंधित होता है, और ये दोनों अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं होते हैं तो वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस की शरीर में स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अधिगम की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, सीखने के लिए है सबसे मेन फैक्टर है वो यहाँ पे क्या रहेगा, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, एनवायरनमेंट, टीचिंग मेथड, या फिर टीचर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 ऑप्शन नंबर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे एज करेक्ट आंसर। मोटिवेशन है उससे ज़्यादा सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, और मोटिवेशन भी है वो आंतरिक, ध्यान रखना है, आंतरिक प्रेरणा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीखने में मदद करती है। बाह्य प्रेरणा है वो यहाँ पे नेगेटिव प्रेरणा यहाँ पे मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेरणा सीखने की गति क्या कर देती है, वो गति को यहाँ पे बढ़ा देती है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव क्या कहलाता है। बिना सामाजिक संपर्क की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे सब पारस्परिक प्रभाव क्या कहलाएगा, सहयोग यानी कोऑपरेशन, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, या प्रतियोगिता, कंपटीशन। बिना सामाजिक संपर्क के अपन प्रभाव डालना चाहते हैं तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, उसके लिए अपने को यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके द्वारा है वो अपन क्या कर सकते हैं, सामाजिक प्रभाव है वो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो प्रतियोगिता अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव डालती है, अप्रत्यक्ष यानी बिना मिले हुए अपन सीधा सीधा है सोशल क्या कर सकते हैं, सोशलिटी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शिक्षा सर्वव्यापी होनी चाहिए, किसने कहा है। शिक्षा क्या होनी चाहिए, सर्वव्यापी होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। किसके द्वारा, यहाँ पे जॉन डीवी है, पेस्टोलॉजी, अरस्तु, कोमेनियस। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कोमिनियस। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कोमिनियस ने है वो यहाँ पे बताया है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, सर्वव्यापी यहाँ पे होनी चाहिए, यूनिवर्सल यहाँ एजुकेशन रहनी चाहिए। फैक्ट भी दिया गया है कि कोमिनियस को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। कोमिनियस है उसको आधुनिक शिक्षा का है वो यहाँ पे जनक माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखे दोस्तों यहाँ पे कि रेक्टस एब्डोमिनल मांसपेशी के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए। रेक्टस एब्डोमिनल की बात कर रहे हैं, और रेक्टस एब्डोमिनल मांसपेशी सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कहाँ पाई जाती है। तो ये अपनी गर्दन है, ये अपने हाथ वाली पोजीशन, और ये अपना यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, पेट का भाग होता है उसके अंदर यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी, जिसे अपन 6 पैक 4 पैक के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे पाई जाती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस वो मांसपेशी है पेट उदर वाले भाग के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, और उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्रंचेज। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे क्रंचेज यहाँ पे लगानी चाहिए, जिससे क्या रहेगा, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी यहाँ पे इंप्रूव सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो कंचेज रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेट की मांसपेशी को क्या करता है, मजबूत यहाँ पे सबसे ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36। प्रति घंटे अधिकतम ऊर्जा किसमें खर्च होती है। प्रति घंटे सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो किसमें यहाँ पे बर्न रहेगी, खर्च रहेगी। रनिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर, सीढ़ी चढ़ने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे रनिंग के अंदर अगर लगातार रनिंग कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस रनिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे वर्ज बर्न रहेगी, ऊर्जा सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्च यहाँ पे होने वाली है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दौड़ उच्च ऊर्जा व्यय वाली गतिविधि होती है। दौड़ के अंदर है वो यहाँ पे हाई एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, बर्न होती है, ये अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जे जॉनसन मोटर टेस्ट का भाग नहीं है। कौन सा यहाँ पे जॉनसन मोटर टेस्ट का यहाँ पे भाग नहीं है? बैक रोल है, फ्रंट रोल है, वर्टिकल जंप है, साथ ही में स्ट्रेडल जंप है। तो दोस्तों यहाँ पे जेसीआर होता है, जेसीआर टेस्ट है जंप, रन, चिनअप और रनिंग। तो जंप होता है वो यहाँ पे वर्टिकल जंप नहीं होता, वो सार्जेंट जंप होता है इसके अंदर। तो शास्त्र में यहाँ पे दिया गया वर्टिकल जंप। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि वर्टिकल जंप है वो जॉनसन टेस्ट का यहाँ पे भाग नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जॉनसन टेस्ट क्या करता है, तो ये मोटर टेस्ट है जो मोटर क्षमता का मापन करता है। मोटर टेस्ट है जिसमें अपन कंप्लीट शारीरिक क्षमता होती है, इस क्षमता का जिसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, उस कंप्लीट मोटर कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38। पुरुष हैमर थ्रो का वजन यहाँ पे कितना होता है? पुरुष हैमर थ्रो की बात कर रहे हैं अपन, उसका यहाँ पे वेट कितना रहेगा दोस्तों? यहाँ पे चाहे शॉर्ट पुट मान लो, चाहे गोला मान लो, और यहाँ पे चाहे हैमर थ्रो मान लो, दोनों ही बराबर यहाँ पे वेट रहने जाएगा। जिसमें पुरुष के अंदर है वो कितना रहेगा, महिला के अंदर देखें तो यहाँ पे 4 kg होता है, और पुरुष के अंदर है वो 7.260 से लेके 265 ग्राम तक यहाँ पे किलोग्राम तक कंप्लीट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 7 किलो 260 ग्राम से 265 ग्राम तक हैमर थ्रो का यहाँ पे वेट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39। अस्थियों को दूर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? हड्डियों की दूर ले जाने की क्रिया क्या कहेगी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सरकमडक्शन, प्रोनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे दो बोन होती है, वो एक जोड़ पे मिलती है। जिस जॉइंट पे मिलती है, अगर जोड़ है वो उसका एंगल कम होता है तो उसे अपन फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, और अगर उन जोड़ों के अंदर है वो यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो जाता है तो उसे अपन एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्लेक्शन के बाद में एक्सटेंशन क्रिया यहाँ पे रहती है, और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सरकमडक्शन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। 4 क्रियाओं को, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और यहाँ पे एबडक्शन क्रियाओं को यहाँ पे मिला के किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, ये जोड़ की गति का प्रकार होता है। जोड़ की गति मैंने बताई है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ पे अगर एंगल कम है तो यहाँ पे फ्लेक्शन, और एंगल यहाँ पे ज़्यादा है तो उसे अपन एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। वक्र रेखा में गति को क्या कहते हैं? वक्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कर्व की बात कर रहे हैं, वक्र की बात कर रहे हैं, कर्व की बात कर रहे हैं। तो उस गति को अपन क्या कहेंगे? रेखीय गति, लीनियर मोशन, रिफ्लेक्टेड मोशन, ऑक्सिलरी मोशन, या फिर कर्व लीनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि वक्र रेखा के अंदर गति कर रहे हैं तो उसे अपन कर्व लीनियर मोशन, वक्र रेखा की गति के नाम से जानते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों। फैक्ट है कि वक्र गति में दिशा लगातार बदलती यहाँ पे रहती है, क्योंकि जैसे ही वक्र आएगा सीधी रेखा, फिर कर्व आएगा तो यहाँ पे दिशा तुरंत है वो यहाँ से बदल जाएगी, और फिर दूसरी दिशा है वो मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 40 MCQ आज की क्लास में अपन सेलेक्ट किए थे। कितना स्कोर आप कर पाएंगे वो जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।